श्वेत पत्र में हम आपको गर्मी के हाल से बेहाल लोगों के हालात बता रहे हैं, उनकी परिस्थितियों से वाकिफ करा रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसे हालात हुए हैं तो आखिर क्यों हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल सबको सता रहा है वो ये कि बारिश की बूंदें कब बरसेंगी। धरती प्यासी है, लोग गर्मी से बेजार हैं और इस सब के बीच मॉनसून कहां तक पहुंचा है ये देखने में भी सबकी दिलचस्पी है। लेकिन आसमान सूना पड़ा है। मॉनसून की बूंदें शनिवार को ही केरल में बरस जानी चाहिए थी। तारीख 2 दिन आगे बढ़ चुकी है। अरब सागर तक मानसून पहुंचा है, कोमोरिन एरिया और मालदीव में मानसून पहुंचा है, लेकिन जितना स्ट्रेंथ चाहिए जो मानसून के लिए 15 से 25 नॉट यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चाहिए और वो ज़मीन से लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर तक साउथ वेस्टर्ली विंड हमको चाहिए। तभी तो साउथ वेस्टर्ली मानसून बोलते हैं कि दक्षिण पश्चिम वाली हवाएं तट को पहुँचें और वो उनकी गहराई भी हो और उनमें जान भी ज़्यादा हो। तो वो उसमें लगता है कि अगले कम से कम 3 दिन उसमें और लगेंगे वो उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में। दरअसल 30 मई की तारीख देते हुए भी मौसम विभाग ने एल नीनो के खतरे से आगाह किया था। एल नीनो उस स्थिति को कहते हैं जब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने की वजह से दक्षिण पूर्वी एशिया में बरसात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी भी जब विकास की गति बहुत तीव्र होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि जो टेम्परेचर रेज होता है जब सरफेस एरिया ओपन हो जाता है तब टेम्परेचर और रेज होता है, क्योंकि एल्बिडो को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एल्बिडो को रिड्यूस करना होता है जिससे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अगर सरफेस एरिया ओपन हो, वेजिटेशन कम हो जाए तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जिसमें अब तक तटीय इलाकों में घने बादल घिर आने चाहिए थे, ताकतवर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अच्छी खबर बस इतनी है कि 1 जून को मॉनसून केरल के तट को छू लेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में मॉनसून की हरकत दिख रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में इस साल सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई थी। पिछले साल भी ऐसे ही आसार थे, तब केरल में तो 6% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन पूरे देश में सामान्य से 12% कम बरसात हुई। मौसम विभाग इस साल के लिए सोमवार को ताजा आकलन जारी करेगा कि अल नीनो का कितना असर मॉनसून पर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त वो 93% मॉनसून के अपने आकलन पर कायम है, यानी सामान्य से 7% कम। मॉनसून को लेकर किस तरह के पूर्वानुमान हैं, किस तरह के संकेत हैं, आपके शहर तक कब होगी बरसात, ये सारी चीजें अब हम एक नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जो मानचित्र हमें दिया गया है, 1 जून को केरल के तट पर बारिश होगी मॉनसून की पहली, और इसी तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे 5 जून जब आएगा तो उसके बाद पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में तब तक बरसात हो चुकी होगी। 10 जून की जो तारीख है उसमें हम महाराष्ट्र समेत छत्तीसगढ़ और बाकी इलाकों को बरसात होता देख सकते हैं। बिहार, झारखंड के कई इलाके तब तक बरसात महसूस कर सकते हैं। 15 जून जब आएगा तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके बरसात की बूंदों से भीग सकते हैं। 1 जुलाई होते होते बाकी इलाके भी बारिश वहां पर हो जाएगी, खासकर राजस्थान के वो इलाके जहां पर बरसात नहीं हुई थी। लेकिन एक और बात देखना दिलचस्प है, वो ये कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान तो दिया गया है, लेकिन कम से कम केरल को लेकर अभी तक 2 दिन आगे तारीख बढ़ी है। उम्मीद है कि बाकी जगह से डेट जो मॉनसून है अपनी तय वक्त पर पूरी कर लेगा। एक तरफ ये पूर्वानुमान है, दूसरी तरफ है आशंकाएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के मुताबिक मध्य भारत में 20 जून से पहले बरसात की संभावना नहीं है। ऐसे में गर्मी से मचा हाहाकार कुछ और भयावह रूप ले सकता है। 2009 में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पर एल नीनो का प्रभाव पड़ा था। उस साल ने 4 दशक में सबसे हल्का मॉनसून देखा था। इस साल मौसम विभाग गंभीर चेतावनी नहीं दे रहा है, लेकिन अमेरिका स्थित मौसम की जानकारी देने वाले एक्यूवेदर ने भारत में अकाल की आशंका जता दी है। उसके मुताबिक प्रशांत महासागर पर चक्रवाती तूफान बेहद सक्रिय है।
इसका विपरीत असर मध्य भारत और पाकिस्तान के इलाकों पर पड़ेगा। कृषि पर बुरे असर की आशंका है। हालांकि भारतीय अधिकारी इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, पर इतना जरूर कह रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव है और इससे मॉनसून कमजोर होगा। ये तो वो बातें हैं जो हमारे आपके नियंत्रण से परे हैं। मॉनसून के बादलों का इंतजार सबको है, लेकिन तब तक प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? श्वेत पत्र में हमने अलग अलग डॉक्टरों से राय ली। जब भी लू लग जाती है तो तुरंत उनको छांव में लाना चाहिए और उनके कपड़े ढीले कर देने चाहिए, कपड़े ऑलमोस्ट खोल देने चाहिए और उनको पानी से पोंछना चाहिए। सॉल्ट वाटर पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे गर्मियों की रीत के जो फल होते हैं, जैसे कच्चा पानी, आम का पानी है वो फ़ायदा करेगा, नींबू का पानी है वो फ़ायदा करेगा। भयंकर गर्मी से जूझते हुए लोगों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हैं। डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड, हीट स्ट्रोक और वायरल फीवर से लोग बेहाल हैं। डिहाइड्रेशन की शिकायतें आम हो चुकी हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग मौसम के सामने सबसे अधिक लाचार हैं। डे टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 9 बजे के बाद शायद बच्चों को खेलना नहीं चाहिए बाहर जा कर के। और जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा भाग दौड़ते हैं, दैट इज़ 2 साल से ऊपर वाले, वो अपने आप को स्पोर्टिंग एक्टिविटी की वजह से हीट अप हो जाते हैं और लू जब लगती है तो उसमें बॉडी की हीट और बढ़ जाती है। तो बॉडी की जो नॉर्मल कूलिंग होती है वो होती है बाय स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। तो ये इसके लिए पानी अगर ज़्यादा पीते हैं बच्चे तो इट विल हेल्प। सरकार की ओर से जारी एहतियात और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक कड़ी धूप में तब तक न निकले जब तक बेहद जरूरी न हो। 2 दिन से अधिक बुखार या चक्कर आने की स्थिति में फौरन डॉक्टर को दिखाएं। बाहर का खाना न खाएं। पानी, जूस समेत अधिक से अधिक लिक्विड डाइट लें। रोज कम से कम 4 लीटर पानी आपके शरीर के लिए इस मौसम में जरूरी है। गर्मी में मिलने वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे का सेवन करें। गंदे हाथों, नाखूनों से डायरिया जैसी बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसीलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कपड़े सूती पहने और हल्के रंग के पहने। बाहर जाएं तो धूप का चश्मा, टोपी और छाता साथ रखें। इसके अलावा चंद ऐसी चीजें हैं जो आपको कतई नहीं करनी चाहिए। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। बासी खाना न खाएं। सिंथेटिक कपड़े न पहने। तेज धूप में लगातार न खड़े रहें। मौसम का सामना करना है तो प्राकृतिक चीजें सबसे अधिक मददगार होती हैं। इसीलिए हमने ये सलाह भी आपके लिए हासिल की। गीले कपड़े कर करके शरीर को लपेट लें, उससे भी जो तत्काल उससे राहत पहुंचती है। यदि औषधि के रूप में कहें तो प्याज का रस, प्याज को कूट करके यदि 2 चम्मच रस भी पी लें तो उससे भी लू में लगने के बाद तत्काल आराम हो जाता है। लौकी को काट करके बीच में से गोला या खीरा को काट करके हाथ के हथेलियों में, पैर के तलवों में यदि हम रगड़ते हैं तो उससे भी गर्मी में जो लू लगा हुआ व्यक्ति को तुरंत उससे रिलीफ और राहत पहुंच जाता है। सदियों से इंसान ने प्रकृति का ऐसा दोहन किया है कि आज छांव के लिए पेड़ ढूंढना भी मुश्किल है। कंक्रीट के जंगल के बीच हम सब जितने पेड़ लगा पाए उससे प्रकृति का कुछ कर्ज तो चुका ही सकते हैं, शायद भविष्य को भी बचा पाए। अभी तक हमने आपको दिखाया कि गर्मी से बचने के लिए निजी तौर पर आप क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन जिस पैमाने पर गर्मी पड़ी है, जिस पैमाने पर लोग प्रभावित हैं, उसके लिए और बड़े कदम की, बड़े स्तर पर कदम की जरूरत है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है, प्रभाव भीषण है और ऐसे में श्वेत पत्र में हम पड़ताल इस बात की कर रहे हैं कि कब मिलेगी निजात। इस सब के बीच हमने इस पर भी चर्चा की कि किस तरीके से आप वो कदम उठा सकते हैं खुद को बचाने के लिए, ताकि गर्मी का असर कम से कम हो। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिस पैमाने पर ये गर्मी पड़ रही है, जिस पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या सरकार से कोई अपेक्षा रखना, कोई उम्मीद रखना गलत होगा? हर साल बदलते मौसम के साथ मौत की खबरें सामने आती रहती हैं और ये मौतें सरकारी फाइलों में महज एक आंकड़ा बनकर दर्ज होती रहती हैं।
ज्यादा से ज्यादा फौरी राहत का इंतजाम करके, मुआवजा देकर या गाइडलाइंस जारी करके सरकारें अपना फर्ज पूरा समझ लेती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मौसम की हर करवट से पहले सुझावों की एक सूची जारी करता है, जिसमें ये निर्देश दिए जाते हैं कि क्या करें, क्या न करें। इन सुझावों के मुताबिक राज्य सरकारों को अमल करना होता है, लेकिन या तो राज्य सरकारें इन सुझावों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती या वक्त रहते जरूरी इंतजाम हो ही नहीं पाते। अब जबकि गर्मी एक आपदा की तरह सामने आई है, तो राज्य सरकारों को सावधान हो जाना चाहिए। बाद में तो आपात मेडिकल कैंप लगते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि जिन क्षेत्रों में लोगों की मजबूरी है धूप में ही काम करना, उनके काम के समय को तय किया जा सकता है। सर्दी में लगने वाले नाइट शेल्टर की तरह भीषण गर्मी में दिन में आराम का प्रबंध किया जा सकता है। वो दवाइयां जो शरीर को पानी की कमी से बचाती हैं, मसलन रिहाइड्रेशन पिल्स, को जरूरी बनाना चाहिए। ठंडा पानी सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए। ये सही है कि हादसों को रोका नहीं जा सकता, प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं, लेकिन अगर सरकारें सही वक्त से सही कदम उठा लें तो कम से कम मौत के आंकड़े को कम तो किया ही जा सकता है। हजारों जिंदगियां लीन लेने वाली गर्मी को क्या आपदा घोषित किया जा सकता है? क्या सरकार से उम्मीदें कुछ पल के लिए छोड़कर हम सब अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं, निभा सकते हैं? राहत की एक बड़ी उम्मीद के साथ, इस इंतजार के साथ, श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।